हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज से हम हिंदी शुरू करने जा रहे हैं, हिंदी भाषा। दोस्तों ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सारे एग्जाम में काम करेगा आपको, जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, यूपी कांस्टेबल, लेखपाल, एसएससी, रेलवे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे सभी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों हिंदी व्याकरण जब आपको आएगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। एग्जाम बदलेगा, सारे एग्जाम में वही चीजें पूछी जाती हैं, कोई स्पेशल नहीं होता है कि इस एग्जाम में सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन आएगा। दोस्तों वो सारी चीजें आप प्रैक्टिस से जान सकते हैं कि किस एग्जाम में कहाँ से क्या, किस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। लेकिन प्रैक्टिस आप तभी करेंगे जब आपको व्याकरण पूरी तरह से आ जाएगा, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है कि किस एग्जाम के लिए ये है। ये सारे एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब सारी कंफ्यूजन दूर करके शुरू से चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी व्याकरण का। तो दोस्तों हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। दोस्तों हम शुरुआत से देखते हैं हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय। इसके बाद जब हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद हम पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, संधि, समास, सारे अलंकार, सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए आज का अपना टॉपिक यहाँ से शुरुआत करते हैं, हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। तो आपको बता दें हिंदी भाषा कहाँ से निकली है। तो दोस्तों हिंदी भाषा ये जानना काफी जरूरी है। अभी हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, उसके पहले ये सब भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो हिंदी भाषा दोस्तों मूल संस्कृत से निकल कर आई है। संस्कृत से हमारी भाषा पाली बनी है और पाली के बाद प्राकृत भाषा बनी है और प्राकृत से अपभ्रंश भाषा बनी है, जिसे सौरसेनी भाषा भी कह सकते हैं। और अपभ्रंश भाषा से हिंदी निकल कर आया है। तो इस तरह से हिंदी आई है हमारे साथ। तो हिंदी कहाँ कहाँ से आई, सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तब हिंदी हमारे सामने, तब हिंदी भाषा आया है। और एक फैक्ट की बात आपको और बताएं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। 14 सितंबर 1949 को। तो इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाने का जो है उद्देश्य यही है कि 14 सितंबर 1949 को ही राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था, तो 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों अब इसके बाद संवैधानिक की बात करते हैं कि संविधान में हिंदी भाषा के क्या बोला गया है हिंदी भाषा को संविधान में। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। तो दोस्तों प्रारंभ में सिर्फ 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। वो भाषाएं कौन कौन सी थी आप जान लीजिए, असमिया, उर्दू, कन्नड़, ढड़िया, कश्मीरी, गुजराती, तेलुगु और तमिल। इसके बाद पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, हिंदी, ये 14 भाषाएं दोस्तों पहले संविधान में सम्मिलित किया गया था। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी से आपका शुरू हो गया है, तो दोस्तों आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। और इसके बाद दोस्तों 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं जो है वो सिंधी को ऐड किया गया। जो सिंधी भाषा था उसको 21वीं संविधान संशोधन 1967 में ऐड किया गया। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1922 के द्वारा 16वीं भाषा जो है वो नेपाली को भी ऐड किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, उसके बाद दोस्तों 17वीं भाषा कोंकणी, नेपाली के साथ कोंकणी भी ऐड किया गया, मणिपुरी। और 97वें संविधान संशोधन 2003 में ऐड किया गया बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को। तो इन भाषाओं को आप याद कर लीजिए कब और किस संविधान संशोधन में ऐड किया गया था। और इसके बाद आते हैं दोस्तों भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। तो आपको ये जानना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि प्रमुख विशेषताएं भाषा की क्या होती हैं। तो अभी हम हिंदी व्याकरण नहीं शुरू कर रहे हैं, उसके पहले हम आपको सारी चीजें बता दे रहे हैं, बेसिक आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद कुछ ही समय बाद आपका हिंदी व्याकरण शुरू होगा, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जब आपको पहले सारी चीजें पता होंगी तभी तो समझ में आएगा। तो दोस्तों आपको बता दें
भाषा परिवर्तनशील होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि भाषा परिवर्तनशील होती है और भाषा का संबंध मनुष्य से होता है। जी हाँ दोस्तों, भाषा का संबंध मनुष्य से ही होगा। मनुष्य के अलावा कोई और भी जीव जंतु कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं करता है। इसके बाद भाषा प्रतीकात्मक होती है और भाषा ध्वनि युक्त होती है। और इसके बाद दोस्तों भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भाषा पूरे विश्व में बोला जाता है, उससे सिर्फ कुछ क्षेत्र में ही बोला जाता है। उसके बाद भाषा के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ, जैसे किसी संस्कृति का पतन हो गया तो उसका भाषा का भी पतन हो जाता है, उसके साथ साथ भाषा के विकास और पतन भी जुड़ा होता है। जैसे कि कोई भी संस्कृत है, उससे जुड़ी भाषा जो है, अगर संस्कृत खत्म हो गई तो भाषा भी ज्यादा दिन तक चल नहीं सकती। उसके बाद भाषा सरल, प्रौढ़ता एवं गतिशीलता के आधार पर प्रगतिशील होती है। भाषा जो है वो प्रगतिशील होती है। और उसके बाद भाषा विचारों के व्यक्त करने का सबसे सरल माध्यम होता है। आपको अपना कोई भी विचार व्यक्त करना होता है किसी से, तो आप क्या करते हैं, भाषा के ही द्वारा किसी को कुछ कहते हैं ना, तो इसे ही सबसे सरल माध्यम होता है। इसके अलावा कोई और आपको ध्यान में नहीं आ रहा होगा कि कौन सा सरल माध्यम होता ही नहीं है, तो कहाँ से ध्यान में आएगा। तो दोस्तों इसके बाद भाषा की प्रकृति, तो प्रकृति के बारे में जानते हैं। भाषा देश, काल, स्थान और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वरूप परिवर्तित करती रहती है। दोस्तों भाषा अपना स्वरूप परिवर्तन करती रहती है, जैसा कि जिस देश में जाएंगे वहां उस देश का भाषा चलेगा। जैसा देश वैसा भाषा आपका चेंज होता रहेगा। क्षेत्र के हिसाब से भी भाषा चेंज होता रहता है। हम यह कह सकते हैं कि भाषा की प्रकृति समय और परिस्थिति पर निर्भर होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, भाषा प्रकृति, समय और परिस्थिति पर निर्भर करती है भाषा। अब आइए दोस्तों देखते हैं भाषा के रूप। तो दोस्तों भाषा के 3 रूप होते हैं, बोली, उपभाषा या परिनिष्ठित भाषा, या राजभाषा, राष्ट्रभाषा। कौन सी? पहला है बोली, दूसरा उपभाषा जिसको परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं, और राजभाषा या राष्ट्रभाषा। अभी हम आपको बताएंगे राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होता है। दोस्तों राजभाषा जो कुछ राज्य क्षेत्र के लिए बनाया जाता है, और राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र के लिए बनाया जाता है। जो हिंदी है दोस्तों वो राजभाषा के रूप में अपनाया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। आपसे प्रश्न पूछेगा कि हिंदी कौन सी, तो दोस्तों राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी राजभाषा है हमारी। और तो सबसे पहले देखते हैं बोली क्या होती है दोस्तों। किसी परिवार, गांव या आसपास के क्षेत्र में विचार अभिव्यक्त या भाषा का जो रूप होता है उसे उस क्षेत्र में बोली कहा जाता है। जो आप अपने क्षेत्र में जो बोलते हैं उसको बोली कहते हैं। उसका क्षेत्र बहुत कम होता है, जैसे परिवार या गांव या किसी मोहल्ले तक ही वो सीमित होता है, उसे बोली कहा जाता है। बोली का क्षेत्र बहुत कम होता है। जैसे आप जान लेते हैं कौन कौन से बोली होती है। तो बोली में आपका आ जाएगा ब्रज, भोजपुरी, ढूंढाड़ी, मगही, अवधी इत्यादि। कौन कौन सी बोलियां हैं दोस्तों? ब्रज है, भोजपुरी, ढूंढाड़ी, मगधी, अवधी और इत्यादि, इतनी सारी हैं। और भारत में विभिन्न क्षेत्र के आधार पर लगभग 650 बोलियां बोली जाती है। कितनी दोस्तों? 650 बोलियां लगभग भारत में ही बोली जाती हैं। आपको याद रखना है कितनी? 650 बोलियां। और उसके बाद दोस्तों उपभाषा क्या होता है? उपभाषा या परिनिष्ठित भाषा, ये क्या होता है दोस्तों? तो आइए इसका भी हम जानते हैं क्या होता है उपभाषा या परिनिष्ठित भाषा। तो दोस्तों उपभाषा बोली और भाषा के बीच की कड़ी होती है। उपभाषा का क्षेत्र बोली से अधिक और राजभाषा से कम होता है। दोस्तों उपभाषा क्या होता है कि बोली जो है उसका क्षेत्र कम होता है और उससे थोड़ा सा क्षेत्र ज्यादा होता है उपभाषा का, लेकिन ये राजभाषा से इसका क्षेत्र कम होता है। दोस्तों उपभाषा या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं उन सबको उपभाषा या परिनिष्ठित भाषा बोला जाता है। एक विशेष नोट करना है आपको, वो क्या है दोस्तों? विभिन्न बोलियों से मिलकर उपभाषा का निर्माण होता है और विभिन्न उपभाषाओं से मिलकर भाषा का निर्माण होता है। ये आपको बहुत ही ध्यान देना है। क्या मैंने जो बोला है अभी, जो दोस्तों बोलियों से मिलकर ही उपभाषा बनती है। उपभाषा किससे बनती है? बोलियों से मिलकर उपभाषा बनती है, और उपभाषा से मिलकर भाषा बनती है। क्या? उपभाषा से मिलकर भाषा बनती है। जिस तरह से गांव को मिलाकर
एक जिला बनता है और जिलों की मिलाकर एक राज्य बनता है, उसी तरह से आपको भी ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? बोलियों से मिलकर उपभाषा और उपभाषा से मिलकर भाषा का निर्माण होता है। तो आई होप आपको ये याद हो रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और जैसे क्या है आपको बता दें, हिंदी के 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी उपभाषा हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब इसको एक एक करके जानेंगे हम, क्या होता है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो सबसे पहले एक आपको कॉलम दिख रहा होगा, हिंदी बोली उपभाषा और भाषाई रूप। ये आपको ध्यान देना होगा। उपभ्रंश का रूप क्या है? सौरसेनी, अर्धमगधी। उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। और इनमें बोलियां कौन सी होती है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। तो सौरसेनी अपभ्रंश की कौन सी उपभाषा है? तो पश्चिमी हिंदी है और इसमें बोलियां खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी आती है। और दूसरा अर्धमगधी। अर्धमगधी की दोस्तों उपभाषा है पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है? सौरसेनी। सौरसेनी अपभ्रंश की जो उपभाषा है वो है राजस्थानी, और सौरसेनी की उपभाषा राजस्थानी है। और राजस्थानी उपभाषा की बोलियां कौन कौन सी हैं? जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी। कौन कौन सी? जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी। और उसके बाद खस की बात करें, खस अपभ्रंश की जो उपभाषा है वो पहाड़ी, और इसमें कौन कौन सी बोलियां? नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। और उसके बाद मगधी अपभ्रंश की बात करेंगे तो मगधी अपभ्रंश की उपभाषा बिहारी है। तो बिहारी में कौन कौन सी बोलियां? मगही, मैथिली और भोजपुरी। बिहारी उपभाषा जो है इसकी कौन कौन सी बोलियां हैं आपको याद रखना है। तो कौन कौन सी है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। दोस्तों अगर आपको ये हिंदी का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वाकई में दोस्तों इसको शेयर करिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा है तो मैं आगे का भी सारे वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा और अच्छी तरह से नोट्स बना के आप इसको रख लीजिएगा। आपको काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, आपका जैसा रिस्पांस रहेगा अगला वीडियो उसी तरह से ही होगा। अगर रिस्पांस नहीं होगा तो वीडियो बहुत लेट आ सकती है। और एक विशेष नोट करिएगा आपको, वो क्या है? भारत हिंदी भाषा देश माना जाता है। भारत को हिंदी भाषी देश माना जाता है क्योंकि भारत के 9 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा। और इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में इतने सारे राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो इसीलिए भारत को हिंदी भाषी कहा जाता है। हिंदी भाषी कहने का ये मतलब नहीं होता कि पूरे भारत में हिंदी बोला जाता है। ये बिल्कुल गलत होगा कहना कि पूरे भारत में हिंदी भाषा बोला जाता है। इसका क्षेत्र ज्यादा है तो इसलिए हिंदी भाषी भारत को कह दिया जाता है। और इसके बाद दोस्तों आते हैं हिंदी भाषी सीमा। पश्चिमी में जैसलमेर, उत्तर में अंबाला और उत्तर में शिमला, पूर्व में भागलपुर बिहार, दक्षिण में रायपुर तक मानी जाती है। हिंदी भाषा के सीमा यहाँ तक का होता है। तो दोस्तों इन सभी जगहों पर हिंदी की मुख्य मूल जो भाषा होती है उसे बोली जाती है। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं उपभाषाएं और उनकी बोलियां। उपभाषाएं और उनकी बोलियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा एक होती है पश्चिमी हिंदी, तो इसके बारे में जानते हैं। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी से हुआ है। कौन से? सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बोलियां आती हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं ये आपको ध्यान देना है। तो ब्रज, बांगरू, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी और कन्नौजी इत्यादि इतनी सारी बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। कौन सी? बांगरू, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी और कन्नौजी इत्यादि। इसके बाद दोस्तों पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी दोस्तों इसका विकास जो है अर्धमगधी से हुआ है। अर्धमगधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बोलियां आती हैं। कौन सी?
अवधी आती है, जो दोस्तों अवधी होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, फैजाबाद इत्यादि इतनी जगहों पर अवधी बोली जाती है। ये भी आपको ध्यान देना है दोस्तों, कहीं कहीं एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है और ये अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है? लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर और फैजाबाद में बोली जाती है। इसके बाद इसका जो दूसरी बोली है वो बघेली। बघेली दोस्तों रीवा मध्य प्रदेश में बोली जाती है। इसके बाद कौन सी बोली आती है? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी दोस्तों रायपुर छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। दोस्तों इसके बाद आता है राजस्थानी हिंदी। कौन सी? राजस्थानी हिंदी। तो इसका विकास सौरसेनी से हुआ है, राजस्थानी का विकास भी सौरसेनी से हुआ है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बोलियां आती हैं। कौन सी? मारवाड़ी। दोस्तों मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? ये एक बोली है मारवाड़ी। ये कहाँ बोली जाती है? जोधपुर में बोली जाती है, बीकानेर में बोली जाती है और जैसलमेर में बोली जाती है। मारवाड़ी जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में बोली जाती है। और मेवाती दोस्तों अलवर में, भरतपुर और हरियाणा से संलग्न राजस्थान के जितने पूर्वी क्षेत्र हैं वहां बोली जाती है। और मेवाड़ी बोली दोस्तों ये उदयपुर के आसपास में बोली जाती है। और ढूंढाड़ी जयपुर, दौसा, बांदीकुई से आसपास में बोली जाती है। कौन सी? ढूंढाड़ी। और हाड़ौती, ये दोस्तों हाड़ौती दोस्तों कोटा, बूंदी, बांरा के आसपास में ये सारी बोलियां बोली जाती है। तो ये थी राजस्थानी हिंदी। और भीली इसके अंतर्गत, भीली बोली भी आती है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, और मालवी भी आती है। तो दोस्तों इसके बाद आता है बिहारी हिंदी। तो दोस्तों बिहारी हिंदी की अगर आपसे बात करेंगे तो बिहारी हिंदी काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के व्यू से। इसका विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। कौन से? मगधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बोलियां आती हैं। जैसे मैथिली आती है। मैथिली दोस्तों बिहारी हिंदी की बोली है। कौन सी? मैथिली है। मगधी है, जिसको मगही भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, मगधी और मगही दोनों लिखा है तो ये सही है। और भोजपुरी दोस्तों बिहारी हिंदी की बोली है। भोजपुरी दोस्तों ये भाषा नहीं है, भोजपुरी एक बोली है जिसे जो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। बिहारी हिंदी की बोली है भोजपुरी। तो दोस्तों आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि भोजपुरी एक भाषा है। दोस्तों जी बिल्कुल नहीं, भोजपुरी एक बोली है। और मैथिली बोली दोस्तों गंगा नदी के उत्तर में दरभंगा बिहार के आसपास में बोली जाती है। एक विशेष नोट करना है आपको दोस्तों, बिहार की बोलियों में सर्वाधिक साहित्य रचना मैथिली में ही हुई है। बिहार की जितनी बोलियां हैं उसमें सर्वाधिक जो साहित्य की रचना हुई है वो मैथिली में हुई है। मैथिली बोली में विद्यापति की विद्यावली सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कौन सी? पदावली दोस्तों। पदावली जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये प्रसिद्ध है दोस्तों पदावली। इसके बाद भोजपुरी की बात करेंगे दोस्तों। तो भोजपुरी की अगर आप देखेंगे दोस्तों तो बिहार के पश्चिमी भाषा में भोजपुरी बोली जाती है। तो बिहार के पश्चिमी भाषा में जो सर्वाधिक भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन भोजपुरी बोलने वाले की सर्वाधिक संख्या दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। बोली तो सबसे ज्यादा क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो बिहार में है, लेकिन संख्या की अगर बात करेंगे तो भोजपुरी की सबसे ज्यादा संख्या जो बोली जाती है वो उत्तर प्रदेश में है, निवास करती है। बोलने वाली जो संख्या है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो पूर्वांचल जिसको कहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बस्ती, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, वाराणसी इत्यादि के क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है। और झारखंड के भी कुछ हिस्से में जैसे कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में परसा, गढ़वा, पलामू और बिहार के शाहबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बक्सर और सारण क्षेत्र में तथा उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, पूर्वी जौनपुर, पूर्वी फैजाबाद, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर इत्यादि जिलों में दोस्तों भोजपुरी बोली जाती है। एक विशेष नोट करिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट होता है, भारत के सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा भोजपुरी दोस्तों। भोजपुरी जो है दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है, भाषा नहीं दोस्तों, सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली कौन सी? भोजपुरी है पूरे भारत में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद आता है पहाड़ी हिंदी।
तो दोस्तों इसका विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। पहाड़ी हिंदी का विकास दोस्तों खस अपभ्रंश से हुआ है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बोलियां आती हैं। पहाड़ी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? तो दोस्तों गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, ये सारी पहाड़ी भाषा की बोलियां हैं। और पश्चिमी पहाड़ी जैसे कि जैनसारी और भावर जो उत्तराखंड में है, शिमला, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, चंबा, भद्रवाह, ये सारी बोलियां पश्चिमी पहाड़ी के हैं। और पूर्वी पहाड़ी में जैसे नेपाली, और मध्य पहाड़ी में आपका आ जाएगा कुमाऊनी, गढ़वाली, टिहरी, गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में, इन सारी आपका हो जाएगा मध्य पहाड़ी। और इसके बाद दोस्तों परिनिष्ठित भाषा क्या होता है? दोस्तों परिनिष्ठित भाषा में आपका आ जाएगा जब किसी बोली को व्याकरण से परिष्कृत कर दिया जाता है तो उस बोली को परिनिष्ठित भाषा का रूप धारण कर लेती है। जिसको आप व्याकरण में नहीं रख सकते हैं उसको निष्कासित समझ लिया कर दिया जाता है, तो वो परिनिष्ठित भाषा का रूप, उसको परिनिष्ठित भाषा बोला जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। काफी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आपके लिए बनाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा वीडियो, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जैसे ही आएगा, और आप ही के ऊपर डिपेंड करता है अगला वीडियो कि जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी तरह से हमारा अगला वीडियो उतना ही जल्दी आएगा। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं राजभाषा। जैसा कि मैंने आपको बताया था राजभाषा क्या होता है, आगे बताएंगे। तो अब जानते हैं क्या होता है राजभाषा। किसी राज्य विशेष में कामकाज के जिस भाषा में किया जाता है, उस राज्य का कामकाज जिस भाषा में किया जाता है वह उस राज्य की राजभाषा कहलाती है। जैसा जिस राज्य में कामकाज जिस भाषा में किया जाएगा उस राज्य का वो राजभाषा हो जाएगा। तो एक विशेष नोट करिएगा आप, हिंदी राजभाषा है और अंग्रेजी हिंदी की सहायक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। हिंदी दोस्तों राजभाषा है और अंग्रेजी हिंदी की सहायक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके बाद अब आपका मुख्य व्याकरण यहाँ से शुरुआत होता है। अब तक आपको मैंने सारी बेसिक चीजें बताया जो कई सारे कोचिंग में स्किप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, लेकिन हमने आपको सारी चीजें बताई क्योंकि वहां से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से पूछा गया है। तो दोस्तों आपका मुख्य व्याकरण अब यहाँ से शुरुआत होता है, तो यहाँ से भी आप ध्यान से अब सारी चीजें देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अब देखते हैं अपना व्याकरण शुरुआत से। यहाँ से आपका व्याकरण शुरू होता है। तो दोस्तों व्याकरण कैसे बना, तो देखते हैं इसको। वी धन आ धन करण, इससे मिलकर बनता है आपका व्याकरण। व्याकरण का दोस्तों शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो भली भांति समझना ही व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है। तो व्याकरण की परिभाषा अगर हम देखेंगे तो व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करना सिखाया जाता है। दोस्तों अगर आपको व्याकरण पता नहीं रहेगा तो आप किसी भी भाषा का शुद्ध लेखन, शुद्ध उसका प्रयोग, उच्चारण और कुछ शुद्ध रूप में कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए व्याकरण की जानकारी रखना काफी इम्पोर्टेंट होता है। और व्याकरण किसी भी भाषा को भली भांति समझने का माध्य होता है। व्याकरण दोस्तों किसी भी भाषा को अगर उसका व्याकरण पे आपका पकड़ होता है तो उस भाषा को आप भली भांति समझ सकते हैं। अगर व्याकरण ही आपको नहीं आता है तो उस भाषा को सिर्फ ऊपर से ही जानेंगे, भाषा को आप समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों व्याकरण के 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। सबसे पहला वर्ड विचार और शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो सारी चीजें आपको एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। वर्ड विचार क्या होता है, इसमें कितने भी सारे भेद होते हैं, शब्द विचार इसके भेद और वाक्य विचार इसके भेद। तो सबसे पहले आता है आपका वर्ड विचार, सीरियल से सभी को हम कवर करेंगे। वर्ड विचार में दोस्तों वर्ड क्या होता है, तो दोस्तों भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न हो, अर्थात लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। दोस्तों आप वर्ड के और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। सबसे छोटी इकाई किसी भी भाषा का होता है तो वो होता है वर्ड। और जैसे कि वर्ड आपको बता दें क्या होता है वर्ड, तो अ, क, ज, प, फ, ल, ध इत्यादि ये सारे दोस्तों वर्ड हैं।
अधूरे वर्ड जिसे आप इससे ज्यादा टुकड़ा इसका नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे वर्ड हो गए हैं आपके। तो वर्डों के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो वर्ड के दोस्तों स्वर और व्यंजन, दो भेद होते हैं वर्ड के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो स्वर को भी हम जानेंगे और व्यंजन को भी जानेंगे। स्वर के कितने भेद, उनकी भाषाएं, परिभाषा, और व्यंजन के कितने भेद, उनकी परिभाषा क्या होती है, सारा सब कुछ कवर होगा। और सबसे पहले इसके बाद दोस्तों देखते हैं ध्वनि क्या होती है। ध्वनि दोस्तों मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। और वर्ड दोस्तों आपको मैंने बताया वो लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अभी मैं लास्ट में आपको सारे डाउट क्लियर करूंगा, एक एक चीजें सारी अभी एक जगह पर लिख दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक विशेष नोट करिएगा दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछेगा तो वर्ड होगी। अगर मौखिक लगा दिया दोस्तों तो आपका ध्वनि हो जाएगा। ये अंतर होता है, मौखिक लगाने से ध्वनि हो जाएगा, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपका सबसे छोटी इकाई ही अगर पूछे तो वर्ड होता है। इसके बाद दोस्तों वर्ड और ध्वनि में क्या अंतर होता है? काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि वर्ड और ध्वनि क्या होता है। तो ये कंफ्यूजन मैं आपको दूर करने वाला हूं। जैसे कि कमला लिखा है, कमला, तो कमला का ध्वनि क, म और ला। तो इस तरह से इसमें सिर्फ 3 ध्वनियां हैं, क, म और ला। तो ये ध्वनि है इसकी। और वर्ड में अगर वर्ड का इसका देखेंगे तो आपको क, ए, म, ए, ल और आ, इस तरह से आपका 6 वर्ड हो जाते हैं। तो ये अंतर होता है ध्वनि और वर्ड में। यहाँ आपका 3 ही था ध्वनिया और वर्ड यहाँ पर 6 हो गया। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि वर्ड और ध्वनि को कैसे अंतर किया जाता है। इसके बाद शब्द की बात करेंगे, सब सीरियल से ही चलेगा आपका। शब्द दोस्तों वर्डों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। उसका कोई सार्थक समूह होना चाहिए। जैसे कि कलम, तो कलम एक सार्थक समूह है दोस्तों, तो ये आपका शब्द हो गया कलम। तो ये आपका सार्थक समूह कलम हो गया। तो एक विशेष नोट है दोस्तों, नोट क्या है? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। अर्थ के आधार पर अगर पूछेगा तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। यहाँ पर आपको अर्थ के आधार पर लिखा मिलेगा। अभी सारे कंफ्यूजन आपको लास्ट में मैं दूर करने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों तो देखिए वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला दोस्तों वर्डों का व्यवस्थित समूह जो होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह रहेगा तभी उसको आप वर्णमाला कह सकते हैं। जैसे अ, आ, ई, ऐ, इन सभी को आप वर्णमाला इत्यादि आप जितना भी जोड़ सकते हैं अज्ञा तक ले जाइए, तो इन सभी को वर्णमाला कहते हैं। ध्यान दीजिएगा व्यवस्थित समूह होगा तभी वर्णमाला कहलाएगा। इसके बाद दोस्तों अब देखते हैं वाक्य क्या होता है। तो दोस्तों वाक्य शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। सीरियल से सारी चीजें कवर होंगी, आप देखते जाइएगा। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं उसे वाक्य कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलेंगे और उसका कुछ अर्थ बताएंगे तो उसे आप क्या कहेंगे? वाक्य कहते हैं। जैसे कृष्णा बांसुरी बजाता है, यहाँ बांसुरी जो है दोस्तों एक शब्द है, इसमें एक अब इसको वाक्य के रूप में ला दिया गया है। कृष्णा बांसुरी बजाता है, राधा गाना गाती है। अब आपको एक विशेष नोट करना है, वो क्या है? भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। अब यहाँ पर भावार्थ पूछा गया है, तो भावार्थ क्या? इसका कोई भाव निकल रहा है। जैसे कृष्णा क्या करता है? तो कृष्णा बांसुरी बजाता है। तो भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य होता है। अब यहाँ पर आपके सारे कंफ्यूजन दूर होंगे क्योंकि मैं सारा चीजें एक साथ यहाँ लिख दिया हूँ, क्या छोटा क्या बड़ा। अभी आपको बहुत कंफ्यूज हो रहा होगा, क्या छोटा क्या बड़ा, कहाँ लिखित कहाँ मौखिक। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ एक साथ मिलेंगी, तो आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यही मैं आपसे बार बार कह रहा था। तो आपको कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहेगा तो वर्ड होगा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कहेगा तो भी वर्ड होगा। अगर लिखित नहीं देता है,
सिर्फ छोटी इकाई पर रोक देता है तो भी वर्ड होगा, और लिखित लिख दे रहा है तो अच्छी बात है, आपको और भी कंफ्यूजन नहीं होगा, तो वर्ड होगा उसका भी उत्तर। और इसके बाद भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की अगर बात कर देगा, मौखिक इकाई, तो मौखिक इकाई कहेगा तो ध्वनि होगा दोस्तों। मौखिक अगर बात करेगा तो ध्वनि होगा, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद अर्थ के आधार पर जब कहेगा, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो शब्द होगा दोस्तों, अर्थ के आधार अगर कहेगा। और भावार्थ के आधार पर कहेगा तो वाक्य होगा। ये सारी चीजें आपको नोट कर लीजिए, और यहाँ एक साथ देखने से आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो दोस्तों आगे अब देखते हैं वाक्यांश क्या होता है। वाक्य समझ में आ गया, तो वाक्यांश क्या होता है आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो वाक्यांश कैसे बना है दोस्तों? वाक्य धन अंश से बना है, वाक्य से ही आपका वाक्यांश बना है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं परंतु पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पाते हैं, जैसे कुछ शब्द होते हैं जो पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पाते हैं, तब वो शब्द ना होकर के वाक्यांश बन जाते हैं। तो जैसे क्या, यदि कृष्णा बांसुरी बजाता, क्या बजाता, ये आपका पूरा कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या बजाता कृष्णा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, वाक्यांश हो जाएगा। इसमें पूरे अर्थ का बोध नहीं हो पा रहा है। जैसे ईश्वर पर विश्वास करने वाला, ईश्वर पर विश्वास करने वाला, ये तो वाक्य सही है लेकिन पूरे अर्थ का बोध नहीं दे रहा है। वाक्य सही होता है लेकिन पूरे अर्थ का बोध जब वो नहीं दे पाता है तो उसे वाक्यांश में डाल दिया जाता है। जैसे ईश्वर पर विश्वास करने वाला, क्या ईश्वर पर विश्वास करने वाला स्वास्तिक होता है, नास्तिक होता है, क्या होता है, तो आपको ये पता नहीं, इसमें नहीं बताया गया है, तो ये वाक्यांश का रूप ले लेगा। इसके बाद देखते हैं पद क्या होता है दोस्तों। पद जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाए तथा उसे व्याकरणिक रूप मिल जाए तो वह पद कहलाता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि पद क्या होता है। जैसे विजय, विजय अखबार पढ़ता है, तो जैसे विजय ये पद है, विजय भी कौन सा पद, कर्ता पद है। अखबार ये भी एक पद है आपका, कौन सा, कर्म पद है। पढ़ता है तो ये पढ़ता भी एक पद है, कौन सा, क्रिया पद है ये। तो जब सारे पद मिलकर किसी अर्थ का बोध करा देते हैं और वो एक व्याकरणिक रूप ले रहा है, जैसे विजय अखबार पढ़ता है, ये व्याकरणिक रूप है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, और सारे पद एक एक पद मिलकर एक वाक्य तैयार कर दिए हैं, तो इसे ही पद कहते हैं। आप समझ गए होंगे, विजय भी पद है, अखबार एक पद है और पढ़ता एक पद है। और कौन कौन से पद, विजय कर्ता पद है, अखबार कर्म पद है और पढ़ता क्रिया पद है। अगला देखते हैं विशेष क्या है, इसको आपको ध्यान देना है। जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द कहलाता है। जब अकेले प्रयोग करेंगे तो शब्द कहलाएगा, लेकिन जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाने लगता है। अब यहाँ पर आपका सारा कंफ्यूजन दूर होगा पद और वाक्य का। जैसे मोहन, मोहन को अकेले में लिखा गया है, सिर्फ मोहन लिखा गया है, तो ये एक शब्द है, लेकिन इसको आप एक वाक्य में प्रयोग कर ले रहे हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, अब ये एक वाक्य में इसका प्रयोग हो गया है, तो यहाँ पर अब मोहन शब्द के साथ साथ एक पद का भी रूप ले रहा है। मोहन एक पद है यहाँ पर। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों हलंत क्या होता है। हल या हलंत क्या होता है, तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण शब्द के सहयोग से बोला जाता है। जब व्यंजन में स्वर को अलग कर दिया जाता है तो वह व्यंजन अधूरा हो जाता है। इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा खींच दी जाती है, यह हलंत कहलाता है। जो तिरछी रेखा खींची जाती है उसे ही हलंत कहलाता है। जैसे क, क कैसे बना है, आधा क और ऐसे, तो ये तिरछा रेखा खींचने का मतलब ये है कि ये पूरा नहीं है, अभी इसके साथ ए भी आएगा तब ये पूरा क बनेगा। जैसे की तो क धन दीर्घ ई, तो इससे आपका बनेगा की। तो दोस्तों यहाँ तक का पहले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं हलंत तक, और इसके आगे का वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। अगर आपने डिमांड किया वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट में बताइएगा कब चाहिए वीडियो, तो तुरंत ही आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर पूरा कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जितना हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए और स्टार स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी के पूरे जितने भी हिंदी में टॉपिक हैं सारे टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड यहाँ पर करूँगा। तो दोस्तों
चलते हैं इसी के साथ, अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।